बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़वातीन व हज़रात, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ की जानिब से और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान तो ताजिकिस्तान की जानिब से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामाबाद बेस्ड है। यहाँ पर हम काम करते हैं पीस स्टडीज़ के हवाले से, रीजनल लिंकेजेस के हवाले से, और पाकिस्तान का जो सिल्क रोड का प्रेजेंस है और सिल्क और इंटेलेक्ट सिल्क रोड के हवाले से जो पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको बढ़ाने के हवाले से इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ एक जाना माना इदारा है। हम ये जो वेबिनार आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये कॉन्वर्सेशन और ये बातचीत हमने रखी ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें कि बिज़नेस, टूरिज़्म और एजुकेशन की कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो ताजिकिस्तान जैसी कंट्री में मौजूद है। और इस सिलसिले में हमने एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो ताजिकिस्तान में दुशंबे में मौजूद हैं, उनके साथ कोलैबोरेट किया। हमने कहा कि हम बैठें और शेयर करें। मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि एज अ फाउंडर प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ के एक्सलेंसी एम्बेसडर इमरान खैदर साहब, जो कि एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के ताजिकिस्तान में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमें एज अ की नोट स्पीकर भी हैं, हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। प्रेजेंस जो पाकिस्तान की है वहाँ कैसे वो लीड कर रहे हैं, वहाँ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं। तो मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ आज। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ का थोड़ा सा मैं आपको शेयर करूँ बिफोर आई ओपन द पैनल को मैं इनवाइट करूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उसके अंदर हम विजन करते हैं कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इदारा बनेगा और इसकी तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे कदम भी जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ पिछले कुछ सालों से हमने विद इन द इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के अंदर ही कुछ सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे सेंटर फॉर सेंट्रल एशिया यूरेशियन स्टडीज़, primarily focusing on this region, Center for SEO studies as well, क्योंकि ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है, पाकिस्तान की जो कोलैबोरेशन है इन कंट्रीज़ के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ओवर द ईयर्स हमने ना सिर्फ इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ मैनुअल्स प्रोड्यूस किए, बुक्स प्रोड्यूस की, पब्लिकेशन की, इसी तरह की कॉन्वर्सेशन भी हम करते रहे। और हमने ये कोशिश की कि पाकिस्तान का सिग्निफिकेंट जो फुटप्रिंट है रीजन में, उसको डायनामिकली, उसको इनोवेटिवली कोलैबोरेट करके इंस्टीट्यूशंस के साथ आगे लेके जाया जाए। ना सिर्फ स्टेट लेवल पे हमने कोलैबोरेट किया, बल्कि हमने बिजनेस और सिटीजन लेवल पर भी कोलैबोरेशन की कोशिशें की हैं। मैं एक मिसाल देना चाहूँगी आपको, जैसे कि हमने कोशिश की कि जो पाकिस्तान के ज़बरदस्त से टीचर्स हैं, प्रोफेसर हजरात हैं, ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, जैसे आज भी हमारे पैनल में हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त से स्कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी आपका तारुफ करवाऊँगी। उन लोगों को वहाँ ताजिकिस्तान में हमने कोशिश की कि हमने उनको बताया कि पाकिस्तान में इतने ज़बरदस्त टीचर्स हैं, तो आप उनको ज़रूर अपने इंस्टीट्यूशन में लें। और हमारी इन काविशों की वजह से वहाँ पर उस्ताद भी गए हमारे, और बहुत सारे बिजनेस डेलीगेशन भी हम लेके गए। हमने जो अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव छोटा सा जो लिया है, वो ये है कि बेल्ट एंड रोड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमने एक कंपनी बनाई, ताकि पाकिस्तान का जो ट्रेड लिंकेजेस हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जाए और इस रीजन के अंदर अपने फुटप्रिंट्स, हम अपने दोस्त जो बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान में काम करें उनको कनेक्ट करें और आपस में पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया जाए। इसके अलावा हम इस सिलसिले में हम अपनी जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, और जिसको इमरान हैदर साहब उसको स्फीयर हेड कर रहे हैं, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और उनके गोल्स को बढ़ा रहे हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट पे किया जब हम डेलीगेशन लेके गए 2018 में। और वहाँ से हमने अपना एक वहाँ छोटा सा एक ऑफिस सेटअप किया है, कोशिश की है ताकि पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं कंट्री ताजिकिस्तान जैसी कंट्री के साथ जो है वो बढ़ाए जाएं। मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ कि मेरे पैनल में मौजूद हैं मिस्टर राशिद इम्तियाज़ साहब, जो कि लुक आफ्टर करते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं एम्बेसी ऑफ ताजिकिस्तान में। मेरे साथ इसके अलावा मौजूद हैं डॉक्टर नवाज कैसरानी साहब, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर हैं, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं दावत दूंगी राशिद इम्तियाज़ साहब को, जो कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमें शेयर करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है और क्या ताजिकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है कि वो कोलैबोरेट कर सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के लोग और रीजन में अपने प्रेजेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो राशिद इम्तियाज़ साहब से दावत है। राशिद साहब, floor is yours.
بہت شکریہ فرحت فار یور کائنڈ ریمارکس. میں اپنی بات چیت کا آغاز تاجکستان کی کچھ اکنامک اور ٹریڈ پروفائل کے حوالے سے کروں گا. سننے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ تاجکستان کی کوئی 9 ملین کے قریب آبادی ہے. it's a small market. GDP جو تاجکستان کا ہے وہ اراؤنڈ 8.5 بلین USD ہے. زیادہ تر ریمیٹنس ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے. بہت سارے تاجکی جو ہیں وہ رشیا، موسٹلی رشیا اور دوسرے ملکوں میں جیسے کہ پاکستانی کام کرتے ہیں وہاں سے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. آلموسٹ 35% آف دیئر GDP وہ ریمیٹنسز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تاجکستان کے اندر جو پاکستانی بزنس مینس کے لیے پراسپیکٹس ہیں اس میں ہمیں بہتر اٹ ول بی گڈ کہ اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ تاجکستان اینولی کیا امپورٹ کرتے ہیں. 2019 میں تاجکستان کی اینول امپورٹس جو تھیں وہ تقریباً 3.3 بلین USD تھی. اور جن کنٹری سے یہ سورس کی گئی تھی امپورٹس ان میں سب سے پہلا رشیا تھا جس کا 30% شیئر تھا ان کی اینول امپورٹس میں، فالوڈ بائی قزاقستان ایٹ 22%، چائنا 18%، ازبیکستان 5% اینڈ ٹرکی 4%. یہ 5 ملک آلموسٹ 80% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تاجکستان کی اینول امپورٹس میں. اگر ہم پاکستان کا شیئر نکالیں تو ڈیٹا میں دیٹ کمز ٹو 1.38%, which is below potential. We need to increase it. اچھا، ساتھ ہی اگر ایکسپورٹس کو دیکھیں تو تاجکستان کی اینول ایکسپورٹس جو تھی وہ قریب USD 1.1 بلین USD کے تھی. اور جن ملکوں میں تاجکستان نے ایکسپورٹس کی ان میں ٹرکی، سوئٹزرلینڈ، قزاقستان، ازبیکستان، یہ 4 ملک آلموسٹ 76% آف تاجکستان ایکسپورٹس جو ہیں وہ شیئر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تاجکستان کی ایکسپورٹس پاکستان کو بھی ہیں بٹ وہ چھوٹا سا نمبر ہے which is less than 10 million USD. میں اس کی ڈیٹیلز پہ بھی آؤں گا لیٹر. تاجکستان کے ساتھ جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں 4 بارڈرنگ کنٹریز ہیں اس میں ازبیکستان، کرغزستان، چائنا اور افغانستان شامل ہیں. ان کی کوئی آلموسٹ 25% کے قریب ٹریڈ جو ہے وہ ان 4 ملکوں کے ساتھ. اب اگر اٹ ول بی ویری انسائٹ فل اگر ہم تاجکستان کی امپورٹس کے اندر جو اسپیسیفک پروڈکٹس ہیں ان کو دیکھیں کہ تاجکستان میں کنزمپشن پیٹرنس کیا ہیں. تو میں نے لسٹ ڈاؤن کیا ہے ٹاپ 10 پروڈکٹس جو تاجکستان میں کنزیوم ہوتے ہیں سب سے زیادہ. اس میں ٹاپ موسٹ جو ہیں وہ جیسے کہ پاکستان کی امپورٹس ہیں اس میں زیادہ تر فیول اور آئل پروڈکٹس کی امپورٹس ہیں، فالوڈ بائی موٹر وہیکلس، کچھ مکینیکل ڈیوائسز ہیں، فالوڈ بائی سیریلز میں آپ کی ویٹ ہو گئی، چاول ہو گئے. اس کے علاوہ بلیک میٹل کے پروڈکٹس ہیں، الیکٹریکل مشینز ہیں، ووڈ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، اینیمل اور آئل فیٹ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، پلاسٹک مٹیریلز ہیں. تو یہ ٹاپ 10 جو پروڈکٹس ہیں تاجکستان کی 2019 کی امپورٹ کے، یہ آلموسٹ 76% آف اینول امپورٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں فگرنگ کر سکتا ہے یا اپرچونیٹیز کہاں پہ ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ہمیں سیریلز کے اندر رائس میں اپرچونیٹی نظر آتی ہے، ووڈ اور پلاسٹک میں نظر آتی ہے. کچھ آئٹمس اس ٹاپ 10 میں نہیں ہیں جس میں پاکستان کے پراسپیکٹس ہو سکتے ہیں، جس میں ہماری ایکسپرٹیز بہت اچھی ہیں جیسے کہ فارماسیوٹیکل ہو گیا، ٹیکسٹائل ہو گیا، لیدر گارمنٹس ہو گئے، اسپورٹس گڈس ہے. اسپورٹس گڈس کی لمیٹڈ ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے. تو یہ ساری تو ہو گئے کنزمپشن پیٹرنس تاجکستان کے. اگر تاجکستان کی ایکسپورٹس کو ہم دیکھیں اس میں ورلڈ اوور جو پیٹرن ہے اس میں تو یہ جو ٹاپ 10 آئٹمس ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں کچھ نیچرل اورز ہیں، ریئر ارتھ میٹلز ہیں، کچھ پریشس سٹونز ہیں. میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ اس کی جغرافی سے بھی اس کا کافی ریلیشن شپ ہے. اٹ از 93% ماؤنٹینیس، تو دیٹ از وائی ان کی بہت زیادہ یہ مائننگ اور ریئر ارتھ میٹلز اور سٹونز ان کی اکانومی اسی طرح اورینٹڈ ہے. اس کے علاوہ یہ کاٹن، کوالٹی کاٹن تاجکستان ایکسپورٹ کرتا ہے، ایلومینیم ایکسپورٹ کرتا ہے، سیمنٹ ہے، منرل فیولز ہیں، بیس میٹلز ہیں اور تھوڑے سے کچھ دوسرے میٹالک پروڈکٹس ہیں.
پاکستان کو جو تاجکستان کی طرف سے ٹاپ آئٹمس جاتے ہیں اس میں کاٹن سب سے آلموسٹ 60% جو تاجکستان کی ایکسپورٹ ہے پاکستان کو اس میں کاٹن نمبر 1 ہے، اور اس کے بعد کچھ ویجیٹیبلز اور فروٹس اور کچھ اینیمل پروڈکٹس جاتے ہیں. اب میں آؤں گا پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں تاجکستان کو اوور دا ایئرس، اس کی کمپوزیشن کیا ہے. ہم دیکھیں کہ زیادہ تر جو پاکستان سے تاجکستان میں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں پروڈکٹس وہ کیا ہیں. اس میں شوگر ہے، ایڈیبل فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، سیریلز ہیں، رائس ہے، فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں، ڈیری پروڈکٹس ہیں، پلاسٹک کے پروڈکٹس ہیں، بلیک میٹلز ہیں، کچھ پینٹس اور وارنشز کا بھی ریسنٹلی کچھ لاہور بیسڈ بزنس مین نے اچھا کام شروع کیا. تو یہ آئٹمز ہیں جو ہسٹوریکلی پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں تاجکستان، اور آلموسٹ یہ 100% شیئر ان ٹاپ 10 آئٹمس کا آلموسٹ ہماری ایکسپورٹ پوری ہو جاتی ہے. ٹو می اٹ از جو ہماری باسکٹ آف ٹریڈیبل گڈس ہے وہ تھوڑی نیرو ہے. گوئنگ فارورڈ ہمیں اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا اگر ہم اپنا مارکیٹ شیئر تاجکستان میں بڑھانا چاہتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک اوور ویو دے دیا تاجکستان کی اکانومی کا کیا کمپوزیشن ہے، کنزمپشن کیا ہے، اور ہماری بائلیٹرل ٹریڈ میں کون سے آئٹمس ہماری طرف سے جاتے ہیں اور کون سے آئٹمس ان کی طرف سے آتے ہیں. ہسٹوریکلی جو ہمارا بائلیٹرل ٹریڈ کا والیوم ہے وہ ہوور کرتا ہے 50 to 60 ملین اینولی USD. اب تاجکستان میں ہماری کمپنیز اگر انٹرسٹ ہوتی ہیں، جو کمرشل سیکشن ہے پاکستان ایمبیسی میں، وہ ان کی ہر طرح سے فیسیلیٹیشن کرنے کو تیار ہے، کرتے ہیں ہم. کمپنی رجسٹر کرنی ہے آپ نے، اگر آپ نے اس کے علاوہ ٹیکس نمبر لینا ہے، اس کے علاوہ آپ نے اپنا برانڈ رجسٹر کرانا ہے، اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی میٹنگز ہیں چیمبر کے ساتھ آفیشیلی ملنا ہے، کوئی ٹریڈ کیوریز ہیں، یہ ساری سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں جو بھی ہمیں ریچ آؤٹ کرتا ہے. تاجکستان میں جب بھی کوئی بزنس مین انٹرسٹڈ ہوتا ہے، زیادہ تر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نیا بزنس کھولنے کا کیا پروسیجر ہے، کون سے رولز فالو ہوتے ہیں، ٹیکسیشن کیا ہے، ڈیوٹی اسٹرکچر کیا ہے. ڈیوٹی اسٹرکچر بڑا امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بریف کرتا چلوں. 3 طرح کی ڈیوٹیز ہیں جب کوئی بھی آئٹمز آپ امپورٹ کرتے ہیں تاجکستان میں. کسٹمز چارجز ہیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکسز ہیں، اور ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے کچھ لمیٹڈ آئٹمز پہ. کسٹم ڈیوٹی کی جو رینج ہے وہ یوزلی 0 سے 15% کے درمیان ویری کرتی ہے، پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ یہ ویری کرتی ہے. 18% ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے جو امپورٹ پہ لگتا ہے، اور ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے صرف لمیٹڈ سے پروڈکٹ رینج کے اوپر. تو اگین لنکنگ اٹ ٹو پاکستان، تاجکستان CIS کنٹریز کا ایک ممبر ہے، اور ان کا ایک FTA بھی ہے، CIS FTA. اس کے علاوہ ان کے کچھ ملکوں کے ساتھ، ریجنل کنٹریز کے ساتھ بائلیٹرل FTAs بھی ہیں. ان FTAs میں جو CIS کے کنٹریز ہیں ان میں آپس میں کسٹمز ڈیوٹیز کی بہت ریلیکسیشن ہے. یہ کافی آپ کہہ لیں کہ ڈسکریجنگ یا پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے تھوڑا سا ڈرا بیک ہے کہ ہمیں ان کمپیریزن ود ادر CIS کنٹریز تھوڑی سی کسٹمز ڈیوٹیز زیادہ دینی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگین اگر آپ ان کی وہ کنٹریز دیکھیں جو ایکسپورٹس کرتے ہیں، تو ہم کچھ آئٹمس میں پھر بھی گیون کے کسٹمز ڈیوٹیز زیادہ ہیں، ہم پھر بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو تاجکستان کے اگر ٹریڈ ایگریمنٹس کی بات کریں، WTO کا ممبر ہے، بائلیٹرل FTAs ہیں، CIS FTA کا ممبر ہے، اور اس کے علاوہ SC اور ECO میں بھی یہ ہمارے اکنامیکلی ہمارے ساتھ ہیں، ہم سیم گروپ شیئر کرتے ہیں. اب میں آؤں گا چیلنجز کی طرف. جو ٹریڈ یا اکانومک پرسپیکٹو سے میں دیکھتا ہوں کہ تاجکستان میں پاکستانی بزنس مین کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اس میں سب سے پہلا میرے نزدیک، چونکہ دیکھیں کہ تاجکستان تک پہنچنے کے لیے جو مین ٹریڈ روٹ ہے وہ دیٹ کمز فرام افغانستان. تو اس پہ ہماری گورنمنٹ، ایمبیسی بھی، اور سب امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز کام کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آگے چل کے یہ ساری کی ساری چیزیں اسموتھ ہوں
اور ٹرانزٹ کے اور لاجسٹکس کے جتنے مسائل ہیں وہ امپروو ہوں. یہ ایک مجھے. دوسرا تھوڑا سا چیلنج بینکنگ چینلز کا پورے سینٹرل ایشین ریجن میں آتا ہے کہ اکثر یہاں پر بزنس مین زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایل سیز پر کام نہیں کرتے. اکثر ایڈوانس پیمنٹ کرنے سے بھی زیادہ وہ اس چیز پہ نہیں جاتے. اس کے علاوہ ہماری کنیکٹیوٹی میں لینڈ کنیکٹیوٹی میں نے ذکر کیا, کچھ ایئر کنیکٹیوٹی بھی ہماری نہیں ہے. اس کے علاوہ لینگویج ہماری ڈفرینٹ ہے. آئی کنسیڈر لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اگر پاکستانی بزنس مین ہیں اس سارے سینٹرل ایشین ریجن میں اگر آپ ریچ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو رشین از دا پریفرڈ موڈ آف کمیونیکیشن. تاجکستان میں تاجکی بھی ہے. تو اگر آپ کسی کو ای میل بھی کریں انگلش لینگویج میں, لائکلی چانس ہے کہ وہ 50% تو وہیں پہ اس کا ایفیکٹ فیڈ ہو گیا, کیونکہ آپ اٹ از پریفرڈ کہ آپ رشین میں لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں. تھوڑی آئی ٹی کی جو کنسنٹریشن ہے لوگوں کا, آئی ٹی کا ای میلز اور یہ تھوڑا سا کم لوگ جانتے ہیں. ایون بزنسز بھی تھوڑا سا کم جانتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز بہتر ہو رہی ہے. اپرچونیٹیز میں اگر آئیں تو ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے جیسے اور سیکٹرز پہ امپیکٹ ہوا, اکانومی اور ٹریڈ بھی اسی طرح امپیکٹ ہوا. ساری کی ساری سپلائی چین, گلوبل ویلیو چینز ری اورینٹ ہو گئیں. دنیا ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہی ہے. تو جہاں پہ ہمارے لیے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز کریٹ ہوئے, کچھ ایڈوانٹیجز بھی کریٹ ہوئے. ہماری جیسے کہ فارماسیوٹیکل میں, یہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس میں ہر ملک کے لیے تھوڑی اوپننگس نکلی ہیں. دیٹ از این اپرچونٹی. اگین فروٹس اینڈ ویجیٹیبل, تاجکستان جو یہ لینڈ لاک کنٹری ہے, سو اگین ان کی جو خوراک کی ضرورت ہے زیادہ تر یہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں, پوٹیٹوز اور اورنجز اور رائس, اس میں اپرچونٹی ہے. اگین میں آؤں گا, ہمارا ٹریڈیشنل اسٹرانگ ہولڈ ہے ٹیکسٹائل. دیٹ از ون آف دی اپرچونٹی. ہمارے ٹیکسٹائل کے اندر سب کیٹیگریز میں ٹاولز اور ہوم ٹیکسٹائلز کی کافی اپرچونٹی ہے. پینٹس اور کچھ نان ٹریڈیشنل سیکٹرز میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اپرچونٹیز. پوسٹ کووڈ-19 آئی ووڈ سے کہ ہم جا بھی رہے ہیں, ہمارے بزنس مین ابھی کئی چیمبرز نے ورچوئل ایگزیبیشنز کرائی ہیں, ویبینارز ہم خود ابھی دیکھیں ویبینار کر رہے ہیں. بزنسز ہیو مووڈ فرام فزیکل ایگزیبیشنز اور پروموشنل ایونٹس ٹورڈز IT بیسڈ ورچوئل ایگزیبیشنز. تو ہمیں اب بزنسز کو پروموشن کے لیے اس طرف جانا پڑے گا انٹل کہ یہ سچویشن بہتر ہوتی ہے اور چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں. کمرشل سیکشن کی طرف سے, ایمبسی کی طرف سے, وی آر آلویز دیئر فار آل کائنڈز آف فیسیلیٹیشن. اگر بزنس مینس کی کوئی کیوریز ہیں, کوئی مارکیٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے, کوئی کمپنی رجسٹر کرنے کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے, آفیشیلی کوئی پرابلمس ہیں, دے کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو اس. ہمارا ای میل ہماری ویب سائٹ پر, منسٹری آف کامرس کی ویب سائٹ پر آلویز ریچیبل. I think that is all from my side. If you will have any questions that we can answer at the end. Thank you so much. Thank you so much, Rashid Saab. It was a brilliant presentation. In fact, सबसे ज़रूरी ये होता है कि you are clear in sharing the information with everybody who is, and you are vibrant enough कि आप जो है वो collaborate कर रहे हैं, आप encourage कर रहे हैं, और आपका जो desk है वो हमेशा मुझे लगता है कि बहुत active रहता है, especially आपकी outreach भी. जब मैं आपसे शेयर भी करना चाहूँगी, जब मेरे अपना एमफिल का जो मेरा टाइम पीरियड था और ताजिकिस्तान से जो मोहब्बत है वो तब से ही स्टार्ट है. ये मुझे यूँ लगता है जैसे, और फेमसली कहा भी जाता है कि ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, और ये बॉर्डर करता है किर्गिज़स्तान, चाइना, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और ये बिल्कुल इतनी एक्सेलेंट पोजीशन है ताजिकिस्तान की, जो कि वर्ल्ड्स मेजर सिविलाइजेशन जो है ना वो मेल्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ. अगर आप उसको उसको अगर ज्योग्राफिकली से देखें तो, और फिर ताजिकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो ना सिर्फ उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है बल्कि उसके लोग भी हैं जो कि पीस और स्टेबिलिटी और कोलैबोरेशन पे बिलीव करते हैं और काम करने पे बिलीव करते हैं. उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ये विजडम है कि जब तक वो काम करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, नए इनोवेशंस लेके आएंगे तो तभी होगा. और उसको ऑफ कोर्स इसका सेहरा जो है उनके फाउंडर्स और उनके प्रेसिडेंट को जाता है, जो कि मामूली
علی رحمانوف ہیں, ان کی اسٹرینتھ ہے. اوور دا ٹائم پیریڈ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو نئی جہتیں آ رہی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس میں یا ریجنل ڈائنامک جو چینج ہو رہی ہیں, تاجکستان نے اس کو اپنے اس کو ڈھالا بھی ہے اور اس کو اڈاپٹ بھی کیا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کنٹری نے جو ہے وہ وہی پاسٹ میں رہا ہو, بلکہ کنٹری نے ایوالو کیا ہے, اپنی چیزیں بڑھائی ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تاجکستان بہت ساری ریجنل جو آرگنائزیشن ہے, فار انسٹنس اگر ہم دیکھیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو دیکھیں, کیرک کو دیکھیں, اور بہت سی ریجنل آرگنائزیشنز جو کنیکٹ کرتی ہیں, ریجنل انٹیگریشن میں بڑھا رہی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ تاجکستان جو ہے وہ اس کو ایک لیڈر کی طور پر وہاں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ریجن کی جو پیس اینڈ سیکورٹی ڈائنامکس کے اوپر جو تاجکستان کی نظر ہے وہ بھی بڑی اسٹڈی کرنے کے قابل ہے اور جاننے کے قابل بھی ہے کہ ایسا کیا ہے کہ یہ جو کنٹری ہے یہ اتنی ڈائنامکلی ایگری کرتا ہے لوگوں کے ساتھ, ایگری کرتا ہے کنٹریز کے ساتھ اور آگے لے کے چلتا ہے. تو میرے جو دوست آج ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں, بڑے کلیمڈ ہیں ماشاءاللہ, ان کا ایک نظر ہے, گہری نظر ہے ریجن کے اوپر بھی, اور وہ ہم سے کچھ بات چیت کریں گے. ڈاکٹر نواز کیسرانی صاحب جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکالر ہیں, اور میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ تاجکستان اور پاکستان اور ریجن کی جو ڈائنامکس ہیں اس کے بارے میں ضرور ہم سے ڈسکشنز کریں. ڈاکٹر نواز کیسرانی صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کی آواز میوٹ ہے سر. آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میرا نام ڈاکٹر نواز کیسرانی ہے. I did my MA and PhD from Moscow in early 1985. At the moment, I'm working as a professor in international relations. Coming back from Moscow to Pakistan, میں نے 2 سبجیکٹس یہاں یونیورسٹی میں نئے انٹروڈیوس کروائے. اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی بیسک انفارمیشن دینی تھی. سب سے پہلے آئی آر کو سمجھنے کے لیے ورلڈ پولیٹیکل جغرافی جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے پروفیسر بھی صاحبان بھی نہیں جانتے کہ پولیٹیکل جغرافی ہے کیا, ٹوٹل نمبر آف کنٹریز کتنے ہیں, لینڈ لاکڈ کنٹریز کتنے ہیں, سیمی لینڈ لاکڈ کتنے ہیں, اوشنز کہاں پہ ہیں, ہاٹ اسپاٹس کہاں پہ ہیں, چوک اسپاٹس کہاں پہ ہیں, ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹریز کون سے ہیں. اور دوسرا تھا پالیٹکس ان سینٹرل ایشیا. یہ میری انوویشن ہے اور یہاں 2 سبجیکٹ اب پڑھائے جاتے ہیں اور پڑھاتا ہے بیسیکلی میں. یہ 2 سبجیکٹ جو ٹاپک مجھے اسائن کیا گیا ہے اس میں بہت ساری باتیں جناب اسپیکر صاحب نے, آپ نے, رشید صاحب نے, انٹا صاحب نے باتیں بہت ساری کر ڈالی ہیں. بیسیکلی تو میں نے پریزنٹیشن تیار کی تھی 18 پیجز کی. بعد میں آصف صاحب کی سینسرشپ لگی کہ نہیں جی اس کو ریڈیوس کریں 9 پیجز کو, 9 پیجز بنایا, نہیں جی اس کو اور ریڈیوس کریں. میں نے کہا یہ لیں 2 پیجز بس. تو میں نے اب میں کوشش کروں گا کہ باتیں ریپیٹ نہ کروں لیکن ریپیٹیشن ہو. No doubt, Tajikistan geographically, geopolitically, geostrategically, geoeconomically very important country. It is the heart of Central Asia. اگر یہ ساؤدرن اس کا ایج ہے سینٹرل ایشیا کا, ڈسپائٹ دیز فیکٹرز, لیکن امپورٹنٹ رول ہے اس کا نہ صرف سینٹرل ایشیا میں بلکہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. According to Russian definition, تاجکستان جو فال کرتا ہے پرانا کنسیپٹ ہے رشین مڈل ایشیا, جو کہ پاپولر کنسیپٹ نہیں ہے. ادروائز اٹ از اے سینٹرل ایشیا. According to United Nations division of the world into different regions, series of landlocked countries are located in this region, starting from Afghanistan ending at Mongolia, and all 5 stans are located in between these 2 countries. Tajikistan بھی لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, بٹ فارچونیٹلی ڈبل لینڈ لاکڈ نہیں ہے, سنگل لینڈ لاکڈ. اٹ مینس کہ اس کا ایک کوئی نیبر, ایک کوئی ہمسایہ having access to international open sea or international water bodies. اس کے علاوہ جو پہلے بات کی ہے جغرافی کے حوالے سے, اس کے 4 امپورٹنٹ نیبرز ہیں. ازبیکستان ہے ویسٹ میں, نیچے ساؤتھ میں افغانستان ہے, ایسٹ میں
चाइना है और नॉर्थ में कजाकिस्तान है और इनका बॉर्डर रेंज भी मुख्तलिफ है. टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर्स वेरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सबसे जो लंबा बॉर्डर है वो उसका अफगानिस्तान के साथ है, इसके बाद कजाकिस्तान के साथ है, इसके बाद किर्गिस्तान के साथ है, इसके बाद चाइना के साथ है. इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर जो इसमें है वो उसका एक तो उसकी लोकेशन है. लोकेशन टू टाइप्स इसकी इंटरप्रिटेशन होती है. लोकेशन विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ओपन सी एंड लोकेशन विद इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, जो मैंने दोनों बता दी एक्सेस के हवाले से भी की गई. तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है कजाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में, लोकेशन वाइज इसका एक साउदर्न पार्ट वाखान वैली के साथ टच है, जो फर्स्ट ग्रेट गेम में जिसने बहुत इंपॉर्टेंट डिमार्केशन लाइन बनी, यही वाखान वैली, और आज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से. ये एक नैरो बेल्ट जो पाकिस्तान से कजाकिस्तान को अलग करती है, और उसकी जो विड्थ है वो वेरी करती है 16 किलोमीटर से 90 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल फीचर्स. ये बताना भी जरूरी है. और नेक्स्ट जो बात है, समटाइम इसको कंपेयर किया जाता है कि ये स्मॉल कंट्री है, छोटा कंट्री बाय वर्च्यू ऑफ साइज ऑफ टेरिटरी, इसको कहा जाता है माइक्रो स्टेट. जियोग्राफिकली डज नॉट क्वालिफाई फॉर माइक्रो स्टेट. इफ वी कंपेयर कजाकिस्तान विद माइक्रो स्टेट्स ऑफ यूरोप, Oceania I means those countries which are located around Australia, plus countries of Middle East or countries of Caribbean Sea, जिसे हम part of Latin America, part of North America as well geographically. तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, और ना ही से ये कंपेयर कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट स्पेक्टेटर है इंटरनेशनल रिलेशन. वो वक्त गया चला गया जब सैटेलाइट स्टेट्स का कंसेप्ट हुआ करता था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड, कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ऑफ सोशलिस्ट कैंप दे वर रिगार्डेड एज साइलेंट सैटेलाइट स्टेट्स. ऑन द कंट्री, not only Kazakhstan, all Central Asian states वो एक्टिवली पॉजिटिवली इंडिपेंडेंटली सोवरेन स्टेट्स हैं, वो अपना पॉजिटिव बैलेंस रोल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्ले कर रही है, इसलिए उनको सैटेलाइट स्टेट भी नहीं कहा जा सकता. दो सेंट्रल एशियन स्टेट्स बहुत सारी ऐसी हैं जो वीक भी हैं, किर्गिस्तान है, लेकिन अदर जो दूसरी स्टेट्स हैं वो रिच हैं बाय नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज. डिस्पाइट दीज फैक्टर्स इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिक. और उसके बाद एक और चीज ध्यान में रखी जाए, अकॉर्डिंग टू मैकेंडर लैंड पावर थ्योरी, जो आज भी इक्वली एप्लीकेबल है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब भी जो ग्रेट गेम खेली जा रही है वो मैकेंडर थ्योरी बेस प्रोवाइड करती है जियोपॉलिटिक्स. और यूरो एशिया, कजाकिस्तान यूरो एशियन बेल्ट पे है, उस कोर में है, जो उसने 3 केस से है, कोर या हिंटरलैंड या हार्टलैंड, और उसके बाद मार्जिनल लैंड, और उसके बाद पैराफरीज. ये उस कोर में आता है. सिल्क रोड, हिस्टोरिकल जो सिल्क रोड है रूट्स, वो इसके साथ पाकिस्तान शेयर करता है. और अल्टीमेटली जो पाकिस्तान का जो चाइना का जो जॉइंट प्रोजेक्ट है शराकराम के जरिए, उसके जरिए कजाकिस्तान ये देख रहा है कि अल्टीमेटली इट विल बी कनेक्टेड थ्रू चाइना, थ्रू हिंजियान प्रोविंस विद कराकोरम हाइट. और इसकी जो कुछ स्लाइटली जो आइसोलेशन है इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, या इसकी कंपल्शन है, जियोग्राफिकल कंपल्शन, वो भी रिमूव हो जाएंगे. इसलिए उस फैक्टर को भी देखना बहुत जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी लोकेशन वाइज. ये 3-4 बातें थी जो बहुत जरूरी थी. अब उसकी बात साइज ऑफ टेरिटरी की बात करते हैं. पहले तमाम दोस्तों ने कहा है मेहरबानी कि छोटा सा कंट्री है, वर्ल्ड रूफ है, लेकिन इट इज ए लैंड ऑफ हाई पासेस, इट इज ए लैंड ऑफ हाई लैंड्स, हाई माउंटेन्स. इसकी टोपोग्राफी बड़ी जरा मुश्किल भी है, क्योंकि 93% इसकी टेरिटरी है ऑलमोस्ट, वो कंसिस्टिंग ऑफ लो माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, डेजर्ट्स, लेक्स एंड सो ऑन. बाकी उनके पास
इरिगेशन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इनके पास लैंड बहुत थोड़ी सी रह जाती है, जो कि 7% है, और 7% 5% एरिएबल है, और बाकी कुछ फॉरेस्ट के लिए, और बाकी रेस्ट ऑफ द लैंड जो मैंने पहले बताया उसमें एक कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 2000 तो लेक्स है, और 8000 उसमें इसमें ग्लेशियर है और डेजर्ट भी साथ है। लिहाजा उसके प्रॉब्लम कुछ इश्यूज हैं डोमेस्टिक यानी डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज के साथ इसके ग्रेजुअली ताल्लुकात भी ठीक हो गए हैं। जब थे, मैं उस सिलसिले में नहीं जाना चाहता क्या हुआ, सिविल वार क्या थी, फरगाना वैली में क्या हुआ, बाहर एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी जिससे मुझे रोका गया है कि आपने इसे टच ही नहीं करना इन टॉपिक्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, मुझे मालूम किया गया बेसिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, और इसके साथ जो और प्रॉब्लम है, जो उसकी टेरिटरी है वो सतह समुद्र से काफी बुलंद है, रेंजिंग फ्रॉम 300 मीटर्स टू 9000 मीटर्स, और एवरेज जो जाके बनती है 3000 जाके बनती है। ये इसके लिए एक ऑब्स्टिकल टू है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए टोपोग्राफी आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगरचे सोवियत पीरियड में एंड लेटर डेवलपमेंट हुई है टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, और हाईवेज भी बनी है, रेलवे लिंक्स भी हैं, रोड लिंक्स भी हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, मूवमेंट ऑफ पीपल के हवाले से, मूवमेंट ऑफ गुड्स के हवाले से। अब तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, दैट इज कंटेनराइजेशन ऑफ द गुड्स थ्रू वो हो रहा है, आई मीन थ्रू हाईवेज हो रहा है। इस पे सब्सटेंशियल प्रोग्रेस भी की है तजाकिस्तान में, लेकिन जहाँ पे बहुत सारी स्पेस भी है, जहाँ पे बहुत सारा काम करना है, और पाकिस्तान और तजाकिस्तान को जॉइंट वेंचर के तौर पर हाईवेज के हवाले से, कम्युनिकेशन लिंकेजेस के हवाले से, आईटी के हवाले से इसमें पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जा सकती है और करनी भी चाहिए। इसके अलावा इसकी इकोनॉमी के हवाले से इसके पास 2 मेजर रिवर हैं, रादर इट इज ऑनर ऑफ 2 मेजर रिवर्स। 80% जो वाटर है, वाटर सप्लाई सिस्टम है थ्रू रिवर्स, वो तजाकिस्तान के पास है। बहुत कम लोग जानते हैं, इन्होंने इलाका ये देखा है तो उनको तो मालूम है, आमो रिवर, सिर रिवर, अदरवाइज तो इसके पास 1000 माइनर मेजर स्ट्रीम्स, सीजनल स्ट्रीम्स भी है। और आमो रिवर आमो इसकी लाइफ लाइन है, न सिर्फ वाटर सप्लाई के हवाले से बल्कि एनर्जी पॉलिटिक्स के हवाले से। 76 में इसमें उस वक्त दुनिया का सबसे बुलंद, ऊंचा और टॉल लंबा हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया था, जो इस वक्त न सिर्फ तजाकिस्तान की बल्कि इंटायर सेंट्रल एशिया की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो पूरी कर सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी तजाकिस्तान इंपोर्ट भी करता है। ये भी बहुत बड़ी अहम चीज है। और इससे बड़ी अहम चीज ये जो डैम है 3 न्यूक्लियर प्लांट्स के इक्वल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये वाला डैम जो उसमें दरिया में बनाया है। इसके अलावा जिसकी पॉपुलेशन है, जिस तरह पहले बताया जा चुका है, पॉपुलेशन इसकी कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। इफ यू कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, हम अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत ही छोटा मुल्क है, पॉपुलेशन भी कम है। 26% ऑफ द पॉपुलेशन वो अर्बन है, whereas like Pakistan 74% रूरल एरियाज में रहती है। सिमिलरली जो एथनिक कंपोजिशन है वो भी बड़ी डिफरेंट है। उसमें बेसिकली ज़ाहिर ताजिक हैं, इसके अलावा उसमें उज़्बेक भी हैं, किर्गिज़ भी हैं, रशियन भी हैं, अर्मीनियन भी हैं, ज्यूज भी हैं, जर्मन भी हैं, लेकिन वो मिनॉरिटी में है। मेजर लैंग्वेज तो ज़ाहिर है उसकी वही ताजिक है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन वो उनकी रशियन है और वो रहेगी। That is a decisive factor, politically, economically. क्योंकि अभी तक ईस्ट यूरोप में भी यही चल रहा है।
तो ये लैंग्वेज अब जिस तरह बताया गया है, दिस लैंग्वेज इज वेरी पॉपुलर अमंग द पॉलिटिकल, बिजनेस एंड इंटेलिजेंसिया। इस एलिट में यही लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। इस वैसे बेसिकली दरी है, यानी डायलेक्ट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट है, अरबिक वर्ड भी उसमें शामिल है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वो जनरेशन जो मेरी उम्र की है, उनको पर्शियन समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें पर्शियन आती है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसके अलावा जो अहम चीजें हैं, मेजर पार्टनर, स्टेट पार्टनर्स, इस तरह रशीद साहब ने बताया, परसेंटेज वाइज बताया, तो जाहिर है जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसमें उज़्बेकिस्तान है, उसमें रशिया भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें टर्की भी है, उसमें ईरान भी है। पाकिस्तान का प्रोपोर्शनली कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इस पर भी हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान, दो बैरियर्स हैं, अफगानिस्तान है, डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन ट्रेड लिंक, कम्युनिकेशन लिंक नहीं है। अफगानिस्तान की सूरत सबके सामने है, नो नीड टू टॉक अबाउट दैट। और मेजर एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया गया, मेजर इंपोर्ट्स के बारे में बताया गया। अब सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं पहले भी कहा कि 3-4 लिंकेजेस हैं, हाईवेज हैं, रेलवे भी हैं, रोड्स के भी हैं, जो उसे उज़्बेकिस्तान के साथ भी वो करते हैं, लिंक करते हैं, अफगानिस्तान के साथ भी करते हैं, चाइना के साथ भी करते हैं, किर्गिस्तान के साथ भी करते हैं। Development of infrastructure regarding communication network, it is very important, क्योंकि एक तो लैंडलॉर्ड कंट्री प्लस उसकी टोपोग्राफी, these are two compulsions। लिटरेसी रेट तो वहां पर बहुत ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। वैसे सोवियत पीरियड में तो 100% था, अब शायद 1% कम हुआ है, 0.5 कम हुआ है, 99% ऑलमोस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स उनके पास मौजूद है, कैपिटल भी किसी हद तक मौजूद है, और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आज कोलैबोरेशन विद अदर नेबरिंग कंट्रीज, अगर ये हो जाए, पाकिस्तान इसमें अपना अच्छा एक अपनी इनपुट दे सकता है। पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा जो अहम चीजें हैं, न्यूली बॉर्न स्टेट्स, क्योंकि ऑल सेंट्रल एशियन और काकेशियन स्टेट्स वो न्यूली बॉर्न स्टेट्स है। इसमें सबसे बड़ा इश्यू जो था और अब भी है किसी हद तक, वो ये है कि नेशन स्टेट बिल्ड की जाए, नेशनहुड का कंसेप्ट किया जाए, क्योंकि सोवियत पीरियड में इंस्टीट्यूशंस तो बने हुए थे। डॉक्टर साहब आपके पास 1 मिनट है कंक्लूड करने की। अच्छा, आपके पास 1 मिनट है कंक्लूड करने की। अच्छा, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ जी। कंसेप्ट ऑफ नेशन और स्टेटहुड को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इकदाम उठाए हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म में शामिल है, लीगल रिफॉर्म में शामिल है, इकोनॉमिक रिफॉर्म में शामिल है, सोशल कल्चरल रिफॉर्म में शामिल है। सो मच सो वो रिफॉर्म में शामिल है जिसमें ओल्ड लेगेसी, जो बच्चों के नाम के साथ ओफ या ओच, मोहम्मद से मोहम्मदोफ, अहमद से अहमदोफ, वो बाय लॉ दैट हैज बीन बैंड। 2016 में एक लॉ पास हुआ है कि आइंदा ताजिक बच्चों के साथ ये जो स्लाव सरनेम है वो ऑफिशियली कैरी नहीं कर सकते। ये एक मेरी बहुत बड़ी चीज है, अचीवमेंट है नेशनहुड के हवाले से, आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, कि आपने पास्ट को खैर बात कहना है मेरे ख्याल में। और वो हो कोई क्वेश्चन हो तो मैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवाज केसरानी, दिस वाज ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन। और आप मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स और तालिब इल्म हैं जो सेंट्रल एशिया को समझना चाहते हैं, उनको ज़रूर आपकी जो ये सब बातें हैं उनसे सुननी चाहिए कि ताजिकिस्तान कैसा कंट्री है और सेंट्रल एशिया की किस तरह से इम्पोर्टेंस है, और हम ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है और ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है हमें कि हम इन कंट्रीज़ में, जैसे बाकी सब मुल्क वहाँ कोलैबोरेट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उससे पीछे क्यों रहे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात जब से ताजिकिस्तान की इंडिपेंडेंस का टाइम है 90s के, तो एक अच्छे डीप रूटेड रिलेशंस हैं। ओवर द टाइम पीरियड हमने ये देखा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की जो
ताल्लुकात की ट्रेजेक्ट्री है वो कॉन्टिन्यूस और एक दूसरे के साथ हमेशा से इक्वालिटी और एक टुगेदरनेस और ब्रदरहुड की लेवल्स पे हमेशा रही है। दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को बहुत से इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल लेवल की जो फोरम्स हैं उनको प्रमोट भी किया है, एक दूसरे को सपोर्ट भी किया है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं रेगुलरली। इसके अलावा बायलैटरल लेवल पे भी काफ़ी सारी हैं। तो मैं ज़्यादा बात बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मेरे साथ आज के बड़े ही इम्पोर्टेंट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वेबिनार में, और वो हैं एक्सेलेंसी इमरान हैदर साहब जो कि सफ़ीर हैं पाकिस्तान के ताजिकिस्तान में और बड़ी ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी गोल्स को ताजिकिस्तान में आगे लेके जा रहे हैं और वो इतने मज़ेदार और डायनामिक सफ़ीर हैं और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनको उन पे फ़ख्र है। इमरान हैदर साहब, आपकी राय, आपकी एक्सपीरियंस एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू ताजिकिस्तान इस वेबिनार के हवाले से बहुत वैल्यू रखेगी क्योंकि हम सब चीज़ सुनना चाहेंगे कि ताजिकिस्तान में हम कैसे बिजनेस करें। ऑफ कोर्स राजी साहब ने बताया, लेकिन ताजिकिस्तान में टूरिज्म, ऑफ कोर्स एजुकेशन के हवाले से जो कोलैबोरेशंस हैं और पाकिस्तान का अपना एक रिच टीचर्स के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से बच्चे पढ़ना भी चाहेंगे, वहाँ से लोग आना चाहेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि आप इसके बारे में ज़रूर हमें बताएं। इमरान हैदर साहब, आपका फ्लोर है। Thank you very much, Farad. Bismillahir-Rahmanir-Rahim and Assalamu alaikum to all our viewers and to the panelists. मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका और इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ का कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आप इस फोरम पे आके कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो शुरू से ही एक बीइंग अ मुस्लिम एंड ब्रदरली कंट्री एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी से शुरू हुए एंड ओवर द इयर्स वी सी के पिछले खुसूसन 2 दहाइयों में इट हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली और ये जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है इट कंटिन्यूज इवन टुडे एंड वी होप दैट इंशाल्लाह इन द कमिंग इयर्स इट विल कंटिन्यू टू फ्लरिश ऑन द गो हायर एंड हायर. Tajikistan is very important country for Pakistan. It is in the neighborhood. जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बड़ी डिटेल और डेप्थ में आपको सारा स्टैट्स और सारे जौन से सिचुएशन और उसको जो है पॉलिटिकल सिचुएशन उसमें आपको इंसाइट दी. So I will avoid all those things that have already been mentioned by my fellow panelists, and I will confine myself to the opportunities, the business, the challenges, tourism, education, and how we can, what's the way forward, how we can move forward. जैसा कि आपको इल्म है कि ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान के बड़े मल्टी फेसेटेड किस्म के रिलेशंस हैं जिसमें पॉलिटिकल और डिफेंस तो हैं ही लेकिन इकोनॉमिक और ट्रेड भी बड़े इम्पोर्टेंट है. और आजकल के दौर में आपको पता है कि पाकिस्तान का स्पेशल एम्फसिस है हमारी गवर्नमेंट का भी और हमें खसूसी हिदायत हैं वज़ारत ख़ारजा की तरफ से और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड ट्रेड डिप्लोमेसी. और हमारा भी हमारे जो ट्रेड विंग है और एम्बेसी इन जनरल हमारा फोकस है कि हमारा जो से ट्रेड रिलेशंस हैं और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो हम उसको आगे लेके जाएं. इस सिलसिले में हमारी जो खुशनसीबी है कि ताजिकिस्तान से और उसके लोगों के साथ हमारी बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं और सच पूछिए तो यहाँ आके कभी कभी एहसास होता है कि हम अपने ही मुल्क में हैं. यहाँ इतनी अपनाइयत का एहसास है और कल्चरल सिमिलरिटी, रिलीजन, फेथ, हिस्ट्री, खाने पीने में भी जो हमारे नॉर्थ में जिस किस्म के पकवान हैं आपको यहाँ वो ही मिलते हैं. तो इसलिए इतना वो कल्चरल शौक आपको नहीं लगता जो कि आपको कई दूसरे ममालिक में जाके महसूस होता है. ताजिक लोग बुनियादी तौर पे इंतहाई खुश अखलाक, मिलनसार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं और एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि उनकी जो विजनरी लीडरशिप है उसकी गाइडेंस के मुताबिक प्रेसिडेंट इमाम अली रहमान जो कि एक यहाँ पे एक बीकन है ताजिक लोगों के लिए और जो उन्होंने वैल्यूज़ इंस्टिल की हैं अपने कौम में और जो हमें नज़र आती हैं, जो उनका डिसिप्लिन है
जो वक्त की पाबंदी है, उसके अलावा जो ये आप देखते हैं कि पूरी नेशन एक गोल की तरफ जा रही है, टू डेवलप, टू लर्न, टू एक्सपैंड देयर होराइजन्स, वो आपको एक फीलिंग यहाँ से लोगों से मिलके होती है। बेशक ही छोटा मुल्क है, एक छोटे साइज का है, 93% जैसा कि मेरे कॉलीग्स ने अभी मेंशन किया, ये पहाड़ी इलाका है, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि तालीम पे बड़ा स्पेशल एम्फेसिस है, ट्रेनिंग पे बड़ा स्पेशल एम्फेसिस है, और ये लीडरशिप लेवल से ट्रिकल डाउन करता है टू द मैन इन द स्ट्रीट। दूसरी मुझे जो यहाँ पे नजर आई कि यहाँ मेहनत करने में कोई आर महसूस नहीं करता। आप बड़े बड़े देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स मास्टर्स की या वो अपने फारग वक्त में किसी रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई सफाई में की जॉब कर रहा है। पीपल टेक सेकंड जॉब्स एंड दे टेक प्राइड इन इट। देयर इज नो, जो एक कई मुल्कों में मैंने महसूस किया कि एक जो जॉब है उसको एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। यहाँ वो सही जो हमारे उर्दू में मुहावरा है कि मेहनत में अजमत है, तो उसमें ये लोग बिलीव करते हैं। ये आपको एक इनके कल्चर में, इनके उसमें नजर आए। हमारे लिए ताजिकिस्तान जो है वो एक गेटवे भी है सेंट्रल एशिया की। इसमें पाकिस्तानी ट्रेडर्स के लिए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए आने वाले वक्तों में जो है ये एक और भी इम्पोर्टेंट रोल एज्यूम कर लेगा। इस वक्त जो हमारी बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $60 मिलियन के करीब, जो कि मेरे ख्याल में बहुत स्मॉल नंबर है, और ये इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये इससे बहुत ज़्यादा हम इसको लेके जा सकते हैं। और उसकी मल्टीपल वजूहात है जिसमें कुछ मेरे कलीग ने रोशनी डाली है आपको, लेकिन एक चीज़ जो कि स्टैंड आउट करती है वो कनेक्टिविटी इश्यूज है, जो कि इसको हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है उसको कुछ स्लो डाउन करते हैं, उसके मसाइल हैं। ये जो बायलैटरल ट्रेड हम लोग की है, ये ज़्यादातर हमने कन्वेंशनल आइटम्स पे ही फोकस रखा है, लेकिन यहाँ की जो लोकल मार्केट है उसमें हमारे ट्रेडर्स और हमारे बिजनेसमैन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड। जैसा कि राशिद इम्तियाज ने अभी आपको जिक्र किया कि राइस, टेक्सटाइल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये शुगर, इन चीज़ों के, और एक वक्त था कि हमारे यहाँ से बहुत सारा सीमेंट यहाँ आता था, लेकिन फिर जो यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री लोकल जो है वो डेवलप हुई तो उसमें कमी आती थी। लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये $60 मिलियन के जो फिगर है, इसमें वो फिगर शामिल नहीं है जो इर्द गिर्द के मुल्कों से पाकिस्तानी प्रोडक्ट दूसरे नामों से यहाँ आती और दूसरे मुल्क उसका क्रेडिट या उसका नंबर ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे शुगर है या चावल है, वो आप जब खरीदते हैं यहाँ पे लोकल मार्केट से तो उस पे आपको पता चलता है कि ये फला मुल्क से आई है, जबकि वो मुल्क शायद 1 किलो चावल या चीनी भी प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन वो यहाँ किसी और मुल्क से आई है, ये without realizing कि ये प्रोड्यूस किस मुल्क की। So what we need to do is that हमें ये जो इनफॉर्मल ट्रेड है इसको फॉर्मल करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो लीगल चैनल से भेजी जाए, वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट हो। आप डायरेक्टली जो है वो चीज़ें भिजवाएं ताजिकिस्तान इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट थ्रू अ थर्ड कंट्री इन एन इनफॉर्मल वे। दूसरी चीज जो ज़हन में इस वक्त आती है वो ये है कि ये मार्केट बेशक छोटी है लेकिन अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं। यहाँ पे लो इनकम और मिडिल इनकम की पॉपुलेशन ज़्यादा है। उन लोगों को केटर करने के लिए बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे टेक्सटाइल्स के लिए यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमारे लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, रबर प्रोडक्ट्स के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें कि ये जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स आर वेल लाइक, और यहाँ की जो हाई एंड शॉप्स पे जाते हैं उन पे आपको नजर आएंगे कि बड़े हाई रेट्स पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स सेल की लगी हैं और वो उस कीमत पे भी यहाँ बिकती हैं। इसके अलावा जो एक सेक्टर जिसमें हमने यहाँ अच्छा एक्सेल किया है वो फार्मास्यूटिकल्स है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और
मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। पिछले दिनों एक हमारे ग्रुप जो एक्सपोर्टर्स का है फार्मा, उन्होंने आके यहाँ एग्जीबिशन भी की and they got good response from here, but we need to focus on that, और आके हम जो है वो इसको अपना शोकेसिंग करें, अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें, लोकल मार्केट को उसमें एक्सप्लोर किया जाए, लोकल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, तो हमारे लिए काफ़ी उसमें गुंजाइश है इस सेक्टर में मज़ीद तरक्की करने की। टेक्सटाइल्स आर इनवेरिएबली हमारा जो एक प्लस पॉइंट है, उसमें यहाँ पे जनरली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को पसंद किया जाता है। इसमें फैब्रिक भी शामिल है जो कि बिलखुसूस ख़वातीन के जो लिबास हैं, उसके अलावा टॉवल्स, बेडशीट और ये जो प्रोडक्ट्स हमारी रिलेटेड हैं, टेबल क्लॉथ वगैरह, वो पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी बड़ी लिमिटेड है, और ज़्यादातर जो ये प्रोडक्ट्स आती हैं वो आती हैं इनफॉर्मल वे में। हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको ये है कि मेजर मार्केट्स में तो वो फोकस करते हैं, लेकिन हमारे जो मीडियम साइज कंपनी हैं वो उनके लिए ये एक आइडियल जगह है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ ला के तो उसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनसे वो अपने कॉन्टेक्ट्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसमें हमारी एम्बेसी और हमारी टीम उनको हर तरह से असिस्ट करने के लिए तैयार है। इसी तरह फूड प्रोडक्ट्स में हमारे लिए यहाँ बहुत गुंजाइश है। मीट और फूड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो मीट और फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ये यूनाइटेड स्टेट से भी इंपोर्ट करते हैं रेफ्रिजरेटेड उसमें कंटेनर्स में, ये और भी मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम बिल्कुल नेक्स्ट डोर हैं। सो हमारी जो मीट इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, उसके लिए यहाँ काफ़ी गुंजाइश है, एंड दे नीड टू फर्दर एक्सप्लोर दिस मार्केट, एंड वी आर रेडी टू फैसिलिटेट देम इन फाइंडिंग न्यू एवेन्यूज इन दिस कंट्री। इसमें जो हमारा वे फॉरवर्ड है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया को एक सेटबैक मिला और ट्रेड को, एंड ताजिकिस्तान इज नो एक्सेप्शन ड्यू टू कोविड-19। हमने भी सफ़र किया और हमारे जो नेबर्स हैं इंक्लूडिंग ताजिकिस्तान, उन्होंने भी सफ़र किया। जो मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस हुई, जो ट्रकिंग पे प्रॉब्लम्स आई, उसके अलावा जो हमने डोमेस्टिकली और इधर ताजिकिस्तान में डोमेस्टिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का इम्पैक्ट हमारी ट्रेड पे भी हुआ, और जो नंबर्स हम एक्सपेक्ट करते थे वो डिजायर्ड नंबर हम रीच नहीं कर सकते। एक छोटी सी मिसाल है कि पिछले 2 सालों से हम बड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं मैंगो पे, यहाँ पे मैंगो की मार्केट क्रिएट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंगो को कोई नहीं जानता। हमने एफर्ट्स करके मैंगो फेस्टिवल करा के मुख्तलिफ मंडियों में, मुख्तलिफ स्टोर्स में स्पेशल स्टॉल्स लगा के अपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई, यहाँ आइसक्रीम पार्लर्स में जाके मिल्क शेक बना के लोगों को पिलाए, इस किस्म के मुख्तलिफ। द आइडिया वाज टू गेट टू नो, टू गिव देम अ टेस्ट ऑफ अ न्यू फ्रूट। पिछली हमारी सक्सेसफुल कैंपेन जो हमारी चली, उसकी वजह से फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यहाँ से 5 टन के करीब मैंगोज का इंपोर्ट का ऑर्डर मिला। दिस ईयर वो 15 से 20 टन के मैंगो ऑर्डर से, लेकिन जब उसको इंपोर्ट करने का वक्त आया तो कोविड-19 की वजह से पेरिशेबल आइटम्स की ट्रांसपोर्टेशन का एक बिग इशू क्रिएट हो गया, जो कि हमने ये रियलाइज किया कि अगर इन कंडीशंस में इंपोर्ट करेंगे और तो रास्ते में ही खराब हो जाएंगे, और जो इंपोर्टर इसमें पड़ेगा वो नेक्स्ट टाइम कभी हमारी मार्केट में दोबारा नहीं आएगा। सो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। अगर ये कोविड-19 की हमें ये ना होती तो शायद हमारे फिगर्स इससे काफ़ी बेहतर होते। सेकेंड इशू जो है वो कनेक्टिविटी का है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर प्रॉब्लम्स, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। ये एयर कनेक्टिविटी के इश्यूज भी हैं, ये लैंड कनेक्टिविटी के इश्यूज भी हैं। इस वक्त कोई डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान और दुशंबे में वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये इस बात के बावजूद है कि हम इंतहाई कोशिश कर रहे हैं गुज़िश्ता 1 साल से कि किसी तरह हम इसको शुरू कराएं। कुछ सालों पहले फ्लाइट्स जरूर शुरू हुई थी, लेकिन ड्यू टू कमर्शियल रीजंस दे वर स्टॉप्ड। अब ऑब्वियसली जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं उनका तो नजरिया होता है कि अगर फायदा उनको नहीं हो रहा तो कब तक वो खाली जहाज चलाएंगे।
उस सिलसिले में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही दूसरे हमने जब मॉडल देखे कि ये फ्लाइट की अवेलेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और बिजनेस को भी प्रमोट करने के लिए। जो एक बिजनेसमैन अगर यहाँ पे आजकल ट्रैवल करता है तो उसको वाया दुबई या वाया इस्तांबुल ट्रैवल जब करना पड़ता है तो 14 से 18 घंटे वो सफर में गुजारता है आने में और 14 से 18 जाने में, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होता है। वो सोचते हैं कि ये तो पता नहीं वायबल है कि नहीं, कैसे होगा। डायरेक्ट फ्लाइट अगर 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट है तो ना सिर्फ वो स्टूडेंट एक्सचेंजेस, बिजनेस एक्सचेंजेस और प्रोडक्ट्स में वो होगा, बल्कि उसका पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ता है। इस सिलसिले में हमारा मैंने मुख्तलिफ मीटिंगें यहाँ लोकली भी की और हमारे पीछे भी हमने टेकअप किया एंड वी आर ट्राइंग। हमने ताजिक एयर वालों से, समोन एयर वालों से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, उनसे मीटिंग्स की एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। लेट्स होप कि कोई अल्लाह का रहमत हो और ये जो हमारी मुश्किल है हम इसको ओवरकम कर सकें। थर्डली एक चीज जो हमने फील किया कि यहाँ पे एग्जीबिशंस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रोडक्ट्स की शोकेसिंग नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपको ना तो सही ऑर्डर्स मिलेंगे ना सही प्राइस मिलेंगे। या हमने एक कंट्री की जो यंगर जनरेशन है वो पाकिस्तान के बारे में इतना नहीं जानती थी, हालांकि हम 200 मिलियन प्लस लोग इनके सिर्फ 16 किलोमीटर दूर रहते हैं अगर वहाँ के कॉरिडोर से देखें, तो उनको हमारा जानते नहीं थे, पाकिस्तान के मुतालिक उनकी इतनी फेमिलियरिटी नहीं है, पर्टिकुलरली द यंगर जनरेशन। अब उसको हमने करने के लिए हमने ये सोचा कि हमें पाकिस्तान को यहाँ इंट्रोड्यूस कराना है, वो चाहे मीडिया के थ्रू हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो या प्रिंट मीडिया के थ्रू हो, या वो हम अपनी शोकेसिंग करें अपनी प्रोडक्ट्स की या अपने कल्चर की, जस्ट टू इंट्रोड्यूस पाकिस्तान, इट्स डिफरेंट फैसेट्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। एंड उस सिलसिले में हम 3 दिन का हमने कल्चरल या फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया, जिसमें आसिफ नूर साहब और एक डेलीगेशन को लीड करते हुए तशरीफ लाए थे। तो उससे ये हुआ कि हमें कुछ जो है अवाम में थोड़ा पजीराई मिली ज़्यादा और उनको एहसास हुआ कि ये प्रोडक्ट्स इस मुल्क की हैं, तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। और लोगों का जो उसमें फीडबैक था दैट वाज वेरी पॉजिटिव। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिटेड अस इन दोस 3 days और वो जो हमें मिला तो उससे हमने रियलाइज किया कि यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिक एग्जीबिशंस की ज़रूरत है, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हमारी जो है टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स इंडस्ट्री है उसको या शोकेसिंग हो, या आप फार्मा की हो या लेदर प्रोडक्ट्स की हो, हमें अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करानी है। मार्केट में गुंजाइश है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तानी पंखे यहाँ पे पॉपुलर हैं और मिलते हैं, बट दे आर इनफॉर्मली इंपोर्टेड। अब अगर फॉर्मली कोई कंपनी आके अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती है रीजनेबल रेट्स, तो उसके ये बड़ा स्कोप है। इसके अलावा रूम कूलर्स हैं या इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी गुंजाइश काफी है। सिमिलरली वी प्लान टू ऑर्गेनाइज अ फैशन शो जस्ट टू इंट्रोड्यूस आवर अपैरल और जो हमारी टेक्सटाइल्स और फैशन इंडस्ट्री है उनको देने के लिए। बेशक यहाँ पे जो हाई एंड मार्केट है वो तो छोटी होगी, लेकिन जो मिडिल क्लास है और जो मीडियम साइज कंपनीज हैं उनके लिए यहाँ अपनी प्रोडक्ट्स और डेनिम प्रोडक्ट्स की बहुत गुंजाइश है। सिमिलरली फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, पोल्ट्री, क्योंकि ये काफ़ी ये सॉसेजेस और इस किस्म की जो पोल्ट्री की और मीट की प्रोडक्ट्स हैं वो खाते हैं और ज़्यादातर ये इंपोर्ट करते हैं, वो चाहे रशिया से है, चाहे ये नेबरिंग कंट्री से है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स से है, ये यूके से है, ये दुबई से है, वो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में इंपोर्ट की जाती है। इसी तरह कनेक्टिविटी से दूसरा रिलेटेड है जो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, उसके लिए यहाँ बड़ा स्कोप है और वी नीड टू अपग्रेड और जो है कंटेनर्स और उनके कार्गोज वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन है, इसको अपग्रेडेशन की जरूरत है। एंड वी नीड टू हैव जो है ना बेटर फैसिलिटीज एंड वी नीड टू क्रिएट बेटर फैसिलिटीज। उसके लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी रेगुलरली राब्ते में हैं, अपनी डिफरेंट सजेशंस
राशिद भी और मैं भी उनसे शेयर करते रहते हैं, और हमने जो लोकली भी अपने जो यहाँ पे इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि जैसे भी हमारे लिए पॉसिबल हो हम जो असिस्टेंस उनको दे सकते हैं वो एक्सटेंड करें। जॉइंट वेंचर्स की यहाँ काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और गवर्नमेंट ऑफ ताजिकिस्तान ने कोई 5 ऐसे जो हैं वो बनाए हैं ड्यूटी फ्री जोन्स, जहाँ पे आप टैक्स हॉलीडे टाइप वो देते हैं और साथ डिस्काउंटेड रेट्स पे फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जो हमारे कोई ट्रेडर्स या हमारे कोई मैन्युफैक्चरर्स या बिजनेसमैन उससे फ़ायदा उठाना चाहें तो वो एक पॉसिबिलिटी है। इसमें चीप इलेक्ट्रिसिटी है ताजिकिस्तान में, जो कि एक प्लस पॉइंट है, और इम्प्रूव्ड बिजनेस क्लाइमेट है बोथ इन पाकिस्तान एंड इन ताजिकिस्तान। और इनकी जो रैंकिंग है हम दोनों की, वो वर्ल्ड बैंक के जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसमें भी इट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। अगला जो आपका टॉपिक था दैट वाज एजुकेशन। तो एजुकेशन में यहाँ काफ़ी स्कोप है, और उस स्कोप को इट इज़ बोथ वेज। यहाँ पे पर्टिकुलरली मेडिकल एसोसिएशन में जो नेशनल यूनिवर्सिटी है दुशांबे में, उसमें इस वक्त तकरीबन 1100 स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से पढ़ते हैं, और हमारा शायद इस वक्त 1-2 स्टूडेंट ही हैं उसमें। उसमें स्कोप है क्योंकि ये नेशनल यूनिवर्सिटी है एंड इट इज़ रिकग्नाइज। तो अगर हमारे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आके MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बाकी भी सेंट्रल एशिया में हम देखते हैं, खुसूसन किर्गिस्तान में भी काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जा रहे हैं। दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ और पर्टिकुलरली जो हायर डिग्रीज एंड डिप्लोमाज हैं और टेक्निकल फील्ड्स हैं, उसमें स्कोप है टू वू द लोकल ताजिक स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक इनका है कि हायर स्टडीज़ के लिए ये लोग या तो यूरोप जाते हैं इंक्लूडिंग ईस्टर्न यूरोप, या रशिया जाते हैं, या आजकल ट्रेंड है चाइना जाने का, और even a lot of students go to India on scholarships and otherwise। तो ये हम मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन फेयर, यहाँ पे जहाँ पे ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं कि हमारे यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हम स्पेशल फैसिलिटीज़ देंगे, एनी स्पेशल फीस स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे काफ़ी स्कोप भी है और पॉसिबिलिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। इसके लिए हमें ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है दैट इज़ ताजिक एंड रशियन। प्रोफेसर साहब ने अभी बड़ा अच्छा एक पॉइंट मेंशन किया कि यहाँ पे जो स्लाविक नाम थे वो उन्होंने ड्रॉप कर दिए बाय लॉ और चेंज की। सिमिलरली एक नया ट्रेंड भी यहाँ हमें नजर आया, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जो यंगर जनरेशन है दे स्पीक एंड दे अंडरस्टैंड ताजिक बट दे आर नॉट गुड एट रशियन। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये बैक टू द रूट्स वाला जो फिनोमेना नजर आ रहा है, तो वो ताजिक लैंग्वेज इज नाउ बिकमिंग मोर पॉपुलर। और यहाँ पे ये है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का इनको बहुत शौक है और इनकी ज़रूरत भी है, और पर्टिकुलरली हायर स्टडीज जाने के लिए ये है। सो एनी कंपनी और इंस्टीट्यूट विच एंटर्स इनटू दिस वेंचर of English language school or English language college in Tajikistan has a lot of scope, क्योंकि यहाँ पे different ऐसे institutions हैं, लेकिन most of them are not up to the marks, standard नहीं है। तो ये जो ताजिक students हैं वो तकरीबन हर फील्ड में, particularly जो even specialization के लिए बाहर जाना चाहते हैं, they want to learn English first, so there is plenty of scope here। हमारी एक पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यहाँ पे अभी रिसेंटली एक अकाउंटेंसी का इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया है, एंड इट इज बिकमिंग पॉपुलर, वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। सो यहाँ पे ऑडिट अकाउंटेंसी के जो है उन्होंने एवेन्यू एक्सप्लोर किया, एंड इट्स अ सक्सेस स्टोरी। इसी तरह जो है स्कॉलरशिप अगर हमारी कोई यूनिवर्सिटीज ऑफर करें, और एक उसमें से पहले आप स्टूडेंट्स लाएं ताकि उनको अंदाजा हो कि व्हाट दे आर गेटिंग इनटू।
and then word gets around and it will woo other students. चाहे वो scholarship fully funded हो या partially funded हो, that is a good avenue to explore. Tourism sector में यहाँ काफी potential है, and it is both ways. Pakistani companies or tour operators जो हैं, they can benefit from Tajik tourists, and similarly जो पाकिस्तानी यहाँ पे आना चाहते हैं सेंट्रल एशिया में, क्योंकि अभी भी काफी टूरिस्ट जो हमारे हैं वो उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान वगैरह जाते हैं, तो फिर इट इज काइंड ऑफ अ पैकेज टूर जिसमें एक एडिशनल कंट्री भी होती है और उनकी फैसिलिटीज भी डेवलप हो रही हैं, और पर्टिकुलरली एडवेंचर टूरिज्म और सीनिक टूरिज्म और जो इवन किसी हद तक रिलीजियस टूरिज्म जो यहाँ पे लोग आना चाहते हैं, दैट कैन बी वर्कड ऑन एंड वी कैन कॉपरेट विद सच कंपनीज. जो भी हमको हमारे से असिस्टेंस चाहिए हो, हम उसको जो है हर तरह का वो मदद करने के लिए तैयार है. बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ टूरिस्ट के लिए, हिस्टोरिकल टूरिज्म के लिए दूसरे मुल्कों में हमारे इर्द-गिर्द नेबरहुड में जाते हैं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? सो वी नीड टू एक्सप्लोर एंड वी नीड टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स. यहाँ पे पिछले दिनों में मशरूम ग्रोथ अब हुई है टूर कंपनीज की और टूर ऑपरेटर्स की. हमारे जो टूर कंपनीज और टूर ऑपरेटर्स हैं, वी कैन पुट देम थ्रू टू द लोकल टूर ऑपरेटर्स एंड दे कैन लुक एट द पॉसिबिलिटीज ऑफ जॉइंट कोऑपरेशन. इसी तरह हेल्थ का एक सेक्टर है जिसमें कि बहुत सारे लोग यहाँ से अपनी सर्जरीज कराने और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के लिए इर्द गिर्द के मुल्कों में जाते हैं, एंड दे स्पेंड क्वाइट अ फॉर्च्यून वहाँ जाके. हमारी जो हेल्थ के जो हैं फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स हैं या लीडिंग जो क्लिनिक्स हैं, दे हैव प्लेंटी ऑफ स्कोप इन दिस मार्केट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. और चाहे वो यहाँ पे आके उनकी टीम्स एज विजिटिंग डॉक्टर्स आके वो सर्जरीज कर सकती हैं, या उसको जो है अपने मेडिकल कैंप्स इन कोलैबोरेशन विद लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर सकते हैं, या जो उनके मुख्तलिफ है जैसे ऑन्कोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है. इस फील्ड्स में हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं या हमारे जो हॉस्पिटल्स उसमें स्पेशलाइज करते हैं, वो यहाँ से लोकल जो जीपीज हैं या लोकल मिनिस्ट्री है उससे कोलैबोरेट करके, इवन प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट करके यहाँ से पेशेंट्स बजाय इसके कि वो दूसरे मुल्कों में जाएं, हम अपने लिए एक मार्केट क्रिएट कर सकते हैं. और हमारे माशाल्लाह इतने लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, इतने लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके लिए काफ़ी स्कोप है इससे बेनिफिट करने के लिए. इस सिलसिले में यह है कि एक तो डायरेक्ट फ्लाइट की चलने की बहुत ज़रूरत है, तो इसमें जो हमारा प्राइवेट एयरलाइंस हैं, दे कैन ऑल्सो लुक इनटू इट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग सम डायरेक्ट फ्लाइट और टू फ्लाइट इन सेंट्रल एशिया. लाइक अगर कोई यहाँ से दुशंबे या बिश्केक को कनेक्ट करता है, या दुशंबे और अजरबैजान या दुशंबे और किसी और कंट्री के साथ, तो देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि उससे हमारे जो सारा ये गैम्बिट है हमारा ट्रेड का, इकोनॉमी का, एजुकेशन का, टूरिज्म का, इस सेक्टर पे उसका इफेक्ट होगा. आखिर में ये कि आई एम ड्रिवन बाय पॉसिटी ऑफ टाइम, और मेरा जो मैं ऑलरेडी मैं अपनी विंडो एक्सीड कर गया हूँ, लेकिन दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू एज पर यू नो द टॉपिक दैट वाज गिवन टू मी. वैसे तो बोलते रहे तो हम घंटों बोल सकते हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे, और इतने को फेसेट्स है फॉरेन पॉलिसी के भी और पॉलिटिकल भी, लेकिन आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कन्फाइन माई सेल्फ टू द 3 issues that were given to me, ताकि मैं उस पर बोलूँ. Whether I will encourage that question and answer session में anything that we can add to your knowledge, or any way that we can assist you, or any way we can help you, you are most welcome to contact us, and you are welcome to ask any questions that you want to. Thank you. Thank you so much, Ambassador Imran Haider, for the brilliant, I mean, this is such a wonderful conversation that we are having, especially जब हम बात करते हैं पाकिस्तान ताजिकिस्तान के relationship के हवाले से, और different dimensions जो हम ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से करें. Ambassador, कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, हमारी क्योंकि लाइव चल रहा है इस वक्त फेसबुक पे भी, और हम क्वेश्चंस भी हैं चैट बॉक्स में. आपके लिए जो पैनल के लिए ऑफ कोर्स जो सवाल एक आया है वो ये है कि कैसी
وہ جو واہان کی پٹی ہے دونوں کیونکہ بہت اسمال ہے، اگر آپ دیکھیں جغرافیکلی ہم بالکل، اگر ہم ڈائریکٹ فلائٹ ہماری ہو تو ہم شاید صحیح طرح جہاز میں بیٹھے ہی نہ تو ہم پہنچ جائیں دشا میں نا. تو ٹریول کی جو واہان کی پٹی ہے ڈائریکٹلی، سوال یہ ہے جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کنیکشن ہے اس واخان کوریڈور سے، کیا کوئی پاسبلٹی ایسی ہے کہ کوئی ڈائریکٹ کنیکشنز تھرو دس واخان کوریڈور کوئی ڈیولپ ہو رہا ہے؟ اور سیکنڈ اسی سے کنیکٹڈ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے انرجی کوریڈور کے حوالے سے جو کاسا 1000 کا جو پروجیکٹ ہے اس کی اس وقت کیا سٹیٹسز ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک انرجی کا بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور کنیکٹیوٹی سے شاید ریلیٹڈ ہے. اور ایک اور جو آپ یہ ہم ڈسکشنز کر لیں دل، لیکن I'll put forward in the panel ایک اور سوال جو کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہی ہے، لیکن I'll be asking you these two questions about Wakhan corridor specifically. Rashid, would you like to answer it? I'll add them if there's something. The question جو آپ نے پوچھا ہے وخان کوریڈور سے کنیکٹیوٹی کے، ایک انیشیٹو ہے کیرک کا. کیرک اٹس اے کوآپریشن بٹوین سینٹرل ایشین ریپبلکس، ایکسٹینڈیڈ ایک کوآپریشن ہے ADB کے انڈر. اس کے فریم ورک میں کنیکٹیوٹی تھرو وخان اور اس سارے ریجن پہ جو کنسرنڈ اسٹیک ہولڈرز کنٹریز ہیں 3-4 جہاں سے بھی یہ گزرے گا، اس پہ ایک وقت میں بہت ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی، بٹ انفارچونیٹلی دیٹ ڈیڈنٹ گو تھرو. ابھی آن گراؤنڈ آن میپ اٹ لکس این اٹریکٹیو کنیکٹیوٹی روٹ کے اگر ہو تو اٹ ول بی ویری بینیفیشل فار آل اسٹیک ہولڈرز. جب کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ الائڈ میں اکنامک بینیفٹس، لوکل پاپولیشن کے بینیفٹس، پراسپیرٹی آتی ہے، ٹورزم بڑھتا ہے، پورے ریجن کو فائدہ ہوگا. But again, in this, all the countries, all the stakeholders have to agree, and only then we can move forward. تو اس میں میرے پاس جو تھاٹس تھی وہ یہی تھا کہ کیرک کے فریم ورک میں اس پہ کافی تینوں 4 جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ہوا، بٹ ایز آف ناؤ کوئی اس کے اوپر فردر ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جی Master? I would like to add that there are sorry, are you saying something? Please go ahead. اچھا، وہ یہ کہ یہ راشد نے صحیح کہا کہ there are other avenues as well, and the government of Pakistan and government of Tajikistan are very much interested in promoting direct connectivity between the two countries, and also because you know that Gwadar port is also now operational, اور اس کی وجہ سے کافی اپرچونیٹیز ہیں particularly Tajik products go to reach our ports in a very short time. اور اس میں جو تاجک پروڈکٹس ہیں particularly جو perishable items ہیں ان کے لیے بھی کافی جو ہے وہ ایونیوز اوپن ہے. مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہے، آگے فار ایسٹ کی، ایون ساؤتھ ایشین مارکیٹ کو بھی ان کی ایکسیس ہو سکتی ہے ہمارے پورٹس کے تھرو، پرٹیکولرلی گوادر اینڈ کراچی. اب یہ چیز تاجک گورنمنٹ بھی ریئلائز کرتی ہے، تاجک بزنس مین بھی ریئلائز کرتے ہیں، اور اب جو کہ یہ گوادر کے تھرو اب افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈ جو ہے وہ شروع ہوگی. تو آنے والے دن میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں دے ول ورک آن اٹ، اور ہماری بھی کوشش ہے، تاجک گورنمنٹ کی بھی کوشش ہے، ایون افغان گورنمنٹ بھی اس میں ہے. تو انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ وی ہوپ کہ کوئی جلد ہی کوئی اس کا سولوشن نکلے. تھینک یو امبیسڈر. ایک سوال جو آیا ہے وہ ریلیٹڈ ہے پاکستان کی جو تاجکستان کے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور اس کا جو ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، تو کیا یہ کمفرٹیبل روٹ بن سکتا ہے اسپیسیفکلی جب ہم کوریڈور اور کنیکٹیوٹی کی بات کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جو روٹ ہمیں افغانستان سے پڑتا ہے اور مشکل ہے، تھوڑا سا انسٹیبل ہے، تو کیا ہم وہ جو روٹ ہمیں مل رہا ہے اس وقت تو کیا ہم وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اسپیسیفکلی فار ٹریڈ آف کورس اینڈ دین بلڈنگ موونگ آن ٹورڈز مور کنیکٹیوٹی ٹورڈز ود تاجکستان؟ یہ سوال ہے.
बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और गवर्नमेंट ऑफ ताजिकिस्तान भी, वो तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एज इट इन्वॉल्व्स मोर देन 2 स्टेक होल्डर्स, तो सारे जो है एक पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत है, और साथ उसके जो ज्योग्राफिकल हर्डल्स हैं या जो उसके साथ डेवलपमेंटल हर्डल्स हैं वो भी उस इशू है। तो इन सब पे काम चल रहा है और सब पे टेंडम ही चल रहा है। तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि स्कोप तो बहुत है, और कौन नहीं चाहेगा कि उसका जो है वो प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी पहुंचे इंटरनेशनल मार्केट्स में और रीजनल मार्केट्स में। स्कोप तो बहुत है, रियलाइज भी करते हैं और उस पर काम भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट के अर्लीस्ट जो है वो चीज़ें जो कि अभी प्रोसेस में हैं ये कंक्लूड हो, और वी होप दैट इंशाल्लाह इट विल हैपन सून। एम्बेसडर और पैनल से एक सवाल ये भी है कि कुछ अर्से पहले समॉन एयर जो प्राइवेट एक कंपनी थी, उसने ये फ्लाइट्स जो हैं वो स्टार्ट की पाकिस्तान से और ताजिकिस्तान दुशंबे की, लेकिन वो बंद हो गई। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी या कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं ताकि एक अच्छा कनेक्टिविटी का लिंक, एयर लिंक स्पेशली बनाया जाए? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है, एवरीथिंग पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी लेवल पर और बिजनेस लेवल पर विल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑल इज डिपेंड्स कि आपकी कनेक्टिविटी थ्रू अगर लैंड मुश्किल बन रही है, तो क्या एयर की जो पॉसिबिलिटीज हैं या कनेक्टिविटी की जो ऑप्शंस है, क्या वो कॉन्वर्सेशंस में हैं और उनका क्या स्टेज है? क्योंकि बहुत सारे दोस्त यही पूछते हैं कि हम किस तरह से उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, उसमें ये है कि मेरी मीटिंग हुई थी जो सीईओ हैं समॉन एयर के, उनसे भी, और ताजिक एयर के जो हेड हैं उनसे भी, और इन एडिशन आई आल्सो मेट द हेड ऑफ दिस ताजिक सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन, और उनसे जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें यही है कि पहले उन्होंने फ्लाइट जरूर चलाई और वो कुछ अर्से के बाद बंद हो गई क्योंकि उसकी जो है फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं थी, पैसेंजर लोड नहीं था। तो उस सिलसिले में हमारी उनसे बातचीत चल रही है, और कुछ उनका प्रॉब्लम प्रैक्टिकल ये है कि उनके जो जहाज इस रूट के लिए रिक्वायर्ड है वो अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, एंड दे आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो इंशाल्लाह जब उनका फ्लीट एक्सपेंशन होती है जो कि एक्सपेक्टेड है कुछ अरसे में, तो उसके बाद वी विल डिस्कस दिस इशू विद देम, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके बाद वो इस रूट पे भी कुछ काम करें। एक जो सवाल है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो मेरे ख्याल से जो डायरेक्शन है वो स्पेशली जो नॉर्थ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो यूरोप और कॉकेशिया एशिया जिसको ट्रैक किया बोलते हैं, तो क्या उसकी क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए, और क्या कुछ ऐसे कनेक्टिविटी की ऑप्शंस पाकिस्तान उसमें यूटिलाइज कर सकता है? देखिए, जो है कनेक्टिविटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए, और जब हम करते हैं बात कनेक्टिविटी ताजिकिस्तान की, तो इट इज़ नॉट जस्ट ताजिकिस्तान, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि ये सारे लिंक्ड हैं, सारे स्टेट्स, सेंट्रल एशियन रीजन एंड फर्दर एंड बियॉन्ड। तो डेफिनेटली जो भी है एक दफ़ा कनेक्टिविटी जो अचीव होती है, और ये जो ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस और जो कनेक्टिविटी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं सारे सिटी में दौरान, तो पाकिस्तान विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप। आई थिंक कनेक्टिविटी हमारे लिए तो ये इट विल बी गुड। बिल्कुल। राशिद साहब से एक सवाल हमारा ये है कि अक्सर जैसे बिजनेसेस जो है वो करना चाहते हैं, अपनी कंपनीज खोलना चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनर्स ढूंढते हैं और बिजनेस करना भी चाहते हैं, ट्रेड भी करना चाहते हैं, तो क्या बड़े चैलेंजेस जो है ना लोगों को फेस करने पड़ते हैं? क्या पाकिस्तान का बिजनेसमैन या बिजनेस जो कम्युनिटी है, क्या उस जैसे सर भी बता रहे थे कि शायद पाकिस्तान को ताजिकिस्तान में पाकिस्तान की उतना नॉलेज नहीं है या कम नॉलेज है, और क्या पाकिस्तान में भी शायद बिजनेसेस को इतनी अंडरस्टैंडिंग या उनके साथ कम्युनिकेशन का क्या कोई लिंकेजेस डेवलप करने चाहिए ताकि उनको इनकरेज किया जाए कि ये मार्केट भी उनके लिए पूरी खुली है और इसमें वो अच्छे तरीके से वहाँ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, आई एग्री विद यू। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज ड्यू टू द लैंग्वेज इश्यूज। जो सारी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, जो इवन इनका कानून है,
جتنے لاز ہیں وہ سارے دوز آر ناٹ ان انگلش لینگویج, وہ رشین میں ہیں. ہمارے بزنس مین کو کافی یہ پریشانی پیش آتی ہے لینگویج کے ایشوز کی وجہ سے. آپ کو ٹرانسلیٹرز رکھنے پڑتے ہیں, ریلائی کرنا پڑتا ہے, تو یہ چیلنج تو ہے. تو ہمیں آئی تھنک گوئنگ فارورڈ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی, جو رشین لینگویج ہے یا دوسری ورلڈ لینگویجز ہیں جہاں جہاں ہم نے اپنے بزنس پراسپیکٹس کو بڑھانا ہے. جہاں تک بات ہے لوکل لیول پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی, آئی تھنک کمرشل سیکشن آپ کو لوکل انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے کہ کمپنی کھولنے کا پروسیس یہ ہے, یہ کنسرنڈ آرگنائزیشن ہے, ہم ان کے ساتھ آپ کا فیسیلیٹیشن کروا سکتے ہیں. جو بھی بزنس سپورٹ آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں بھی ایسی پریکٹسز ہیں, چیمبرز ہیں, منسٹری آف کامرس ہے, پیٹنٹ رجسٹریشن آفس ہے, ان سب کے ساتھ ہم ان کے پروسیسز ہیں وہ سب ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بلکہ اکثر اوقات تو ہمیں اسپیسیفک ٹریڈ کیوریز بھی آتی ہیں پاکستان بیسڈ بزنسز سے, کہ فار ایگزامپل آپ کاٹن ایکسپورٹرز کی لسٹ پرووائڈ کر دیں. تو اب تو آپ کو پتا ہوگا کہ کمرشل سیکشن تاجکستان میں 2018 سے پہلے نہیں تھا. سو اٹس اے نیو سیکشن. اوور ٹائم ہم اپنی ان ہاؤس کیپیسٹی اور جو ڈیٹا بیس ہے وہ بھی ہم بلڈ کریں, تو سلولی اب ہم شیئر کرتے ہیں. اگر کوئی انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی تو ہم اس کو ریسرچ کر کے کہیں سے لے کر وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایکسلنٹ. میرا ڈاکٹر نواز صاحب سے, کیونکہ یہاں اکیڈیمیا کا رول بڑا ضروری ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا اور اپنی جو بردرلی اسلامک کنٹریز اور سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کا پوٹینشیل اور اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں انفارمیشن بھی اور ریسرچ کا جو ہے انکریج کریں کہ ریسرچ اور جو مقالے لکھنا, آرٹیکلز لکھنا, انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا. تو ڈاکٹر نواز صاحب ہم اس کے بارے میں ہم کچھ ایسے اسٹیپس لے سکتے ہیں, فار انسٹنس جیسے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی, اور ایک تو یونیورسٹیوں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی سبجیکٹ اسپیسیفکلی پڑھایا جاتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہے, تو کیا یہ ایک ہرڈل ہو سکتی ہے اور ہم اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی سجیشن آ رہا چاہیے ہوگی. آپ میوٹ ہیں سر. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی بہت اہم سبجیکٹ ہے اور اس کی بڑی اہم ضرورت ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا ایک شاگرد جو رشین کریم ہے انٹیلیجنسیا میں, ڈوگن, جو جیو اسٹریٹجسٹ ہے, میرا ایک ان کے ساتھ رہے 5 سال جیو پالیٹکس, ورلڈ پولیٹیکل جیوگرافی. سملرلی 2 میرے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے رشین فارن پالیسی پہ اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی لیول پہ سینٹرل ایشیا کے بارے میں اسپیشل کورس ڈیزائن کیے جائیں, بیسک انفارمیشن دی جائے کہ اس قسم کا یہ ریجن ہے, اس کی کنیکٹیوٹی کیسے ہو سکتی ہے, ہاؤ اٹ از کنیکٹ. صرف سینٹرل ایشیا نہیں, اس کی کنیکٹیوٹی کاکیشین اسٹیٹس کے ساتھ بھی تو ہونی چاہیے تھرو کیسپین سی. ابھی کنیکٹیوٹی کی بات ہوئی, وہ یہ لمبا روٹ ہے, واخان شارٹ کٹ ہے, چترال سے آگے جائیں واخان ہے, لیکن یہ ٹو کمپلیکیٹڈ, ٹو ڈیفیکلٹ روٹ ہے, اتنا آسان نہیں ہے. افغانستان کسی زمانے میں سوویت یونین بھی سوویت یونین کی بات کر رہا, وہ بھی ظاہر کر رہا تھا. اس کے بعد افغانستان میں جو چینجز آئیں اسپیشلی طالبان کے زمانے میں کے ساتھ, اب چونکہ افغانستان میں کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس پہ کوئی سبسٹینشیل پروگریس نہیں ہو سکتی. آپ کی بات کی طرح دوسری بات کنیکٹیوٹی, ہز ایکسیلنسی نے فرمایا کہ ڈیفیکلٹ ہے لیکن ایک اور راستہ بھی تو ہے, وہ بڑا لمبا ہے. کوئٹہ, تفتان, زاہدان, دین ارمینیا, دین باکو, ریلوے ٹریک موجود ہے. جو اولڈ رشین ریلوے ٹریکس ہیں ابھی تک بھی موجود ہے. میری بات کی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ دوبارہ جاؤں بیروٹ, یہاں سے جاؤں اذربائیجان, پھر میں کاشمیر چیچنیا داغستان, پھر میں انٹر ہوں یعنی رشین فیڈریشن. یعنی کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے لیکن ایکسپینسو. بہت شکریہ. نمبر 2 بہت شکریہ. پولیٹیکل ہونی چاہیے, اور میں ریڈی ہوں آپ کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے کے لیے ورلڈ پولیٹیکل جیوگرافی اور جیو پالیٹکس. ایسی کوئی بات نہیں. ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ.
Thank you so much, Dr. Nawaz, and I'm so grateful that I have shared a panel with you. I'm so honored that I have shared panel with Dr. Rashid Imtiaz Saab. Your desk is so important. नया है लेकिन आपने इतना ज़बरदस्त और डायनामिक इसको बनाया है कि लगता है जैसे बहुत अरसे से बना हुआ था, और आपकी मेहनत बहुत माशाल्लाह. इमरान हैदर साहब, एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू ताजिकिस्तान, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. आपकी आरा का, आपकी प्रेजेंस का इस वेबिनार में, और मेरा ख्याल है कि जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं उनसे भी उनको यकीनन उनको उनको अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी, इनको जाने भी होंगे कि ताजिकिस्तान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट कंट्री है, कैसे हम वहाँ अपने लिए एजुकेशन के हवाले से कोई बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन की स्ट्रेंथ्स और स्किल्स वहाँ तक ले जा सकते हैं. टूरिज्म के हवाले से एक्सीलेंट मुल्क है पाकिस्तान के, अपनी पोटेंशियल और स्ट्रेंथ्स हैं, तो हम अपने पाकिस्तान को वहाँ, और ना सिर्फ ताजिकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपने आप को पाकिस्तान को मनवाएं. और हमारा जो बिजनेसमैन है, हमारा जो बिजनेस वुमेन है, वो ताजिकिस्तान की ख़वातीन के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं, अपने आप को मनवा सकती हैं फर्दर. और बहुत आसान है, हमारी एम्बेसी माशाल्लाह वहाँ बड़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं. मैं खुद इस चीज़ की विटनेस हूँ कि आप लोगों ने जो अभी रिसेंटली जो आपने ऑर्गेनाइज किया पाकिस्तान फेस्टिवल जो था, जिसका एम्बेसडर साहब भी जिक्र कर चुके हैं, हम ये चाहेंगे कि आप सब ना सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करिए इंटरनेशनल लेवल पे इन ताजिकिस्तान, बल्कि वहाँ से भी अपने मेहमानों को पाकिस्तान बुलाइए. बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का और सब दोस्तों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चंस किए. और आई होप कि इस तरह की जो सीरीज है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज, ये एक सीरीज हम करने जा रहे हैं. ये एक बेट सीरीज यानी बिजनेस, एजुकेशन और टूरिज्म के हवाले से कि पाकिस्तान के कैसे पोटेंशियल है मुख्तलिफ मुल्कों में. हम उनसे राब्ते करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, आपसे भी बात करते जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी. इमरान हैदर साहब बहुत शुक्रिया, राशिद इम्तियाज साहब अपना काम जारी रखिए, बहुत शुक्रिया आपका भी, और थैंक यू एवरीबॉडी. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी.